बात करेंगे सबसे पहले बात जयपुर यानी कि राजधानी की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की सेहत में सुधार हुआ है। 24 घंटे ट्रीटमेंट के बाद एसएमएस से राज्यपाल डिस्चार्ज हुए हैं। मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद में राज्यपाल को लोक भवन भेजा गया। डॉक्टर्स ने राज्यपाल को आराम करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को तेज बुखार था और इसी के चलते एसएमएस में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन अब राहत की बात यह है कि थोड़ा सेहत में सुधार है, लेकिन डॉक्टर्स ने राज्यपाल को आराम करने की भी सलाह दे दी है। जयपुर से खबर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ली पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक। पर्यटन सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकास प्रक्रिया शुरू की। यस बैंक के साथ में एमओयू साइनिंग प्रक्रिया फिलहाल जारी है। बैंक द्वारा मोबाइल ऐप और वेबसाइट का विकास कार्य प्रारंभ। पर्यटकों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में पहल। ऑनलाइन बुकिंग, सूचना और सेवा एक ही मंच पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। समीक्षा बैठक में डिजिटल पर्यटन सुविधाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अलग अलग डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक ली है और ऐसे में पर्यटकों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में पहल इस बैठक के जरिए देखने को मिली है। ऑनलाइन बुकिंग, सूचना और सेवा एक ही मंच पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। समीक्षा बैठक में डिजिटल पर्यटन सुविधाओं की प्रगति पर चर्चा हुई कि आखिरकार डिजिटल पर्यटन सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए, पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिले, कैसे पहुंचे, आसान पहुंच, इन तमाम पहलों पर समीक्षा बैठक हुई। और अब जयपुर से एक और खबर, डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर हुई कार्रवाई। डीएसपी वेस्ट टीम ने करणी विहार क्षेत्र में बड़ी चोरी का खुलासा किया। 2 मार्च को पांच्यावाला सिरसी रोड स्थित प्लॉट नंबर 83 में हुई थी चोरी। परिवादी हेमलता श्रीवास्तव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। चोर मौके पर मोबाइल फोन और कवर में एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड छोड़ गए थे। पुलिस ने 2 शातिर आरोपी शुभम सैनी और नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से 6 चांदी के सिक्के, पीतल की चरण पादुका और शिव पार्वती की जोड़ी बरामद की गई। आरोपी पहले भी चोरी और नकबजनी की करीब 4 दर्जन वारदातों को अंजाम भी दे चुके थे। तो दोनों आरोपी के चेहरे भी आप देख लीजिए। अब खाकी की गिरफ्त में है। बड़ा खुलासा चोरी का हुआ है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब राजस्थान में भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें सामने आ रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ चुकी है। हालांकि सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के उपयोग को लेकर के भी रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही है। इन हालातों में उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने और व्यवस्था को सुचारू रखने को लेकर सरकार का मैनेजमेंट क्या रहेगा, इसे लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर यानी कि लाल सिंह फौजदार ने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत की है। सुन लीजिए। सबसे जो बड़ा विषय है वो है अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, लगातार युद्ध चल रहा है, उसके बाद जो प्रभाव राजस्थान में पड़ रहा है, खासकर गैस सिलेंडर पर, उसको लेकर हम बात करेंगे। अरुण चतुर्वेदी मेरे साथ हैं, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष। अरुण जी, एक बड़ा विषय जो हालांकि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो प्रभाव हम इन दिनों देख रहे हैं, गैस सिलेंडर की किल्लत आना शुरू हो गई है और खासकर जो मैंने ऑब्जर्व किया कि भले ही गैस सिलेंडर कम ना हो, लेकिन कालाबाजारी पनप रही है। तो कैसे इसको रोकेंगे और उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए क्या आपकी तैयारी है? देखिए, बात सही है कि जिस प्रकार से अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध है, उसका आज सीधे तौर पर देखें तो 3 देश लड़ रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज का जो ब्रिज है, उस ब्रिज के कारण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आर्थिक प्रभाव सभी देशों के ऊपर आने वाला है। ये अच्छा है कि भारत की कूटनीतिक सफलता है कि इस सारे युद्ध में भारत ने अपने आप को अलाइन टू ऑल, इसके आधार पर सबके साथ संबंध और अपने देश की प्राथमिकता के आधार पर चीज़ों को तय करने का काम किया। इस कारण से हम कहीं इन्वॉल्व भी नहीं और अपने अपने हित के हिसाब से, भारत के हिसाब से अपने कामों कर रहे हैं।
भारत की सरकार ने भी कहा है, अभी जहां तक तेल की बात है, गैस की बात है, कि लगभग कोई 7-8 सप्ताह का हमारे पास कोई चिंता की बात नहीं, उतना स्टोरेज हमारे पास है। लेकिन क्योंकि जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियां बन रही हैं, जिस प्रकार से ईरान अलग अलग खाड़ी के देशों के ऊपर पूरे बम्बारमेंट कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है, उसमें आगे जाकर क्या स्थिति बनेगी किसी को पता नहीं। उस स्थिति के लिए भी सावधानी की और अपने संसाधनों को उस हिसाब से हम क्या 7-8 महीने को लंबे समय तक चला सकते हैं, इसके ऑल्टरनेट जो खाड़ी के देशों से हम जो अब तक तेल लेते थे, ऑल्टरनेट कहीं से ले सकते हैं, इन सब के ऊपर भारत सरकार काम कर रही है और कई जगह के सफलतापूर्वक परिणाम भी निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सावधानी कर जितनी जरूरत है उनको प्रिकॉशन सरकार ले रही है। अभी तक किल्लत की बात नहीं है, कमी की बात नहीं है। ये जो पैनिक बन रहा है, इस पैनिक के कारण जरूर कुछ लोग जा रहे हैं, जाकर के कहीं महंगे कीमतों पर ले रहे हैं करने का। राजस्थान की सरकार ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन काम किए, कालाबाजारी कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी और सुचारू रूप से जिसको जरूरत है उसको मिल जाए, इस व्यवस्था को भी ठीक ठीक करने का प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है। पंचायत राज का भी बिल पास हो गया, लंबे समय में इंतजार था और आपके पास भी लगातार इस तरह के लोग आ रहे थे कि ये हटना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आपकी सरकार ही इसको लाई थी, आपकी सरकार ने इसको हटाया है, इससे जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, जनसंख्या और बढ़ेगी, इस तरह के आरोप भी आप पर लगाए जा रहे हैं। मैं बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी समय के हिसाब से निर्णय करती है। मुझे ध्यान है कि 95 में जब ये निर्णय हुआ था, भैरव सिंह जी के सरकार के समय मैं भी युवा मोर्चे कार्यकर्ता था, उस निर्णय के इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में के जुड़ा हुआ था। उस समय की आवश्यकता थी कि जनसंख्या का असंतुलन बहुत ज्यादा हुआ था, जिस तरह का रेशो बदल रहा था उसके कारण जरूरत थी। अब लगातार जनसंख्या का संतुलन ठीक हुआ है, इसके कारण से हम कह सकते हैं कि अब हम 2 से अधिक बच्चों के भी चुनाव लड़ने की प्रतिबंध की। इसको देखते हुए राजस्थान की सरकार ने पूरा जो आंकड़ा है, जनसंख्या जो समीकरण है, उन समीकरणों को देख करके निर्णय करने का काम किया है। उन लोगों को भी अवसर मिले जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं, इस चीज को देखने का निर्णय किया। किसी प्रकार की राजनीति नहीं और ना ही हम अपनी पूर्व सरकार को रोल बैक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समयानुकूल देश और समाज की परिस्थिति के हिसाब से निर्णय करती है, राजनीति के आधार। अंतिम क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जो बजट घोषणा हुई है, एक बड़ी चुनौती सरकारों के सामने रही है अक्सर कि उन घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, और उसके लिए सबसे बड़ा जो होता है वो होता है कि पैसे का मैनेजमेंट, यानी मनी का मैनेजमेंट, पैसा समय पर बजट के लिए मिले और वो काम हो। आपकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि आपने बहुत घोषणाएं की हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली घोषणाएं, किसानों को ध्यान में रखते हुए पेयजल की योजना, तमाम योजनाओं को लेकर आपने फोकस किया है, तो उन पर ध्यान रखते हुए कैसे आपका मैकेनिज्म रहेगा? देखिए, बजट में कुछ स्पष्ट प्रावधान दिखते हैं। अब ये तीसरा बजट था। 2 बजटों के अगर इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट को देखेंगे तो विश्वास हो जाएगा कि भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से केवल हवा में बात नहीं कर रही, धरातल पर अपनी तैयारी को देख करके घोषणाएं करने का काम कर रही है। मैं कह सकता हूं कि पिछले बजट का, जिसके मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में भी, राज्यपाल के अभिभाषण में भी इस डिटेल को रखा, बाद में जब प्रिपरेशन बिल पर बोलते हुए उन्होंने पूरे डिटेल को रखा कि किस तरह से हम चीजों को अपने पूरा कर पा रहे हैं। उस आंकड़े को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि लगभग कोई 4-5% ऐसा है जिनको कहते हैं कि हम इनको पूरा नहीं कर सकते, या तो पूरी हो चुकी घोषणाएं या पाइपलाइन में, जिनके कहीं हम वर्क ऑर्डर निकाल चुके, जिसके बजट सैंक्शन हो चुके, वो पाइपलाइन में पूरा होने का होगा। कुछ का समय लगता है, उस समय के साथ वो पूरी होंगी। एक बहुत बड़ी चीज हमने कहा कि जिसका जल जीवन मिशन का विषय, तो उसके ऊपर केंद्र सरकार से बढ़ाने की बात की। आपने जो कहा कि ERCP का विषय जो है, राम सेतु योजना का, उसको भी देखें तो उसके ऊपर बजट का प्रोविजन केंद्र सरकार को भी कहा है कि उसमें इम्प्लीमेंट करें। उसमें 2 बांध हम बनाने का काम कर चुके, बाकी चीजों चल रही है। यमुना जल के बारे में 32,000 करोड़ का प्रोविजन इस बजट में सरकार ने किया, निश्चित रूप से, क्योंकि उसको हरियाणा सरकार की स्वीकृति आ चुकी, DPR बनने काम हो चुका, वो होगा तो ऐतिहासिक काम निकल करके आएगा। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, उसको लेकर के सरकार ने सीधा बजट के प्रोविजन करके घोषणा करने का काम किया है, और रेगुलर स्वयं मंत्री भी अपने अपने विभाग की मॉनिटरिंग करते हैं, सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है। जहां राइजिंग राजस्थान के जितने प्रोजेक्ट हमारे एग्रीमेंट हुए थे, उनको धरातल पर ला करके हम विकास को, रोजगार को सुदृढ़ कर रहे हैं। वहीं इन सब चीजों को भी करते हुए राजस्थान को एक धीरे धीरे करते हुए पिछले 5 सालों में जो पिछड़ापन आया था, जो हम पिछलेपन, उसको बढ़ा करके हम विकसित राज्य की श्रेणी में आए, इसकी चिंता करें। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।
झुंझुनू के आबूसर गांव के कृषि विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें झुंझुनू सहित बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और सीकर जिलों से आए करीब 100 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। आबूसर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद ने बताया कि सेमिनार में किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों, उत्पादन बढ़ाने और आय में वृद्धि के उपायों की जानकारी दी गई। सेमिनार में विशेषज्ञों ने ग्रीन हाउस के माध्यम से साल भर सब्जियों का उत्पादन करने और संरक्षित खेती की तकनीकों की भी जानकारियां दी। विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू पर 2 दिवस का 10 और 11 मार्च 2026 को राज्य स्तरीय उद्यानिकी सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झुंझुनू जिले के जो प्रगतिशील किसान हैं, जो उद्यानिकी में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते हैं, इसके साथ ही साथ जो पड़ोसी जिले हैं जिसमें हमारे लाडनू, कुचामन, बीकानेर से भी किसान और महिलाएं आई हैं, जिनको 2 दिन में उद्यानिकी से संबंधित जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर है कि किस प्रकार से हम प्रतिकूल परिस्थितियों में उद्यानिकी फसलें हैं, फलदार पेड़ हैं, जो हमारी सब्जियां हैं या फूल वाले पौधे हैं, उनका उत्पादन करके और किसान कैसे अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकता है। इसके लिए हम जो इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर है जयपुर में, वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं सत्यनारायण चौधरी, उनको भी हमने कल बुलाया था और उनका एक तरह से विशेष रूप से एक लेक्चर रखा था, जिसमें इन किसानों को पूरी जानकारी दी गई कि किस तरह से हाईटेक हॉर्टिकल्चर को अपना करके और वो अपने खेत में जो उद्यानिकी फसलें हैं, चाहे फलदार पेड़ हैं या सब्जियां हैं या फूल वाले पौधे हैं, उनको उगा करके और वो अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसमें किसान है वो बहुत ही आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने सांस के जरिए बीमारियों की पहचान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नोज तकनीक विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण शोध किया है। विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर साक्षी धनकर के नेतृत्व में MEMS आधारित सेंसर, नैनो सेंसर और मशीन लर्निंग तकनीक की मदद से मानव सांस में मौजूद वाष्पशील कार्बनिक यौगिक का विश्लेषण यहां पर किया जा रहा है, जिससे डायबिटीज, अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के संकेत जल्दी पहचाने जा सकेंगे। ये तकनीक भविष्य में तेज, सटीक और बिना दर्द वाली पोर्टेबल चिकित्सा जांच के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। तेजलाव में शीतला माता अष्टमी पर पारंपरिक मेला श्रद्धा और उत्साह के साथ में आयोजित किया गया, जिसमें सुबह से महिलाओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं का तांता भी देखने को मिला। ग्राम पंचायत सरपंच केसाराम भील शाही और उप सरपंच भवानी सिंह राठौड़ भी पूजा में मौजूद रहे। तस्वीरें देख लीजिए। मेले का मुख्य आकर्षण बंदूक निशानेबाजी प्रतियोगिता रही, जिसमें यशपाल सिंह राठौड़ ने सटीक निशाना लगाकर मिट्टी की मटकी फोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेले में चंग की थाप पर गैर नृत्य, कालबेलिया और घूमर जैसे लोक नृत्यों ने उत्सव को रंगीन बनाया। दोपहर में बस स्टैंड में दूसरा चरण भी आयोजित हुआ, जहां पर विभिन्न समुदाय ने भाग लिया और वन विभाग और पटवार घर तक नृत्य दल का स्वागत किया, जिससे मेले में श्रद्धा, परंपरा और लोक संस्कृति का संगम भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच बुधवार को पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के तहत दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े 108 नक्सली कैडर मुख्यधारा में लौटते हुए आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि आत्मसमर्पण उसी दिन हो रहा है जब 11 मार्च 2017 को सुकमा जिले के भेज्जी इलाके में नक्सलियों द्वारा किए गए IED धमाके में CRPF की 219 बटालियन के 11 जवान शहीद हुए थे और 3 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। उस समय करीब 100 जवान रोड ओपनिंग के लिए निकले थे, तभी इंजरम और भेज्जी के बीच कोत्ता चेरू के पास में नक्सलियों ने घात लगा करके हमला किया था। शहीद जवानों की शहादत की बरसी पर बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण बस्तर में शांति और पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की फुकेत में हार्ड लैंडिंग हुई है और लैंडिंग के दौरान टूटा विमान का नोज लैंडिंग गियर। हैदराबाद से फुकेत जा रही थी फ्लाइट IX-938। 133 यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकाले गए। घटना के बाद फुकेत एयरपोर्ट का रनवे अस्थायी रूप से बंद किया गया। तकनीकी जांच में
जुटी है एयरपोर्ट की इमरजेंसी टीमें। तो राहत की बात यह है कि तमाम यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तमाम क्रू मेंबर्स भी जो थे वो सुरक्षित बाहर निकाले गए। तो ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से नोज को लेकर के यहाँ पर हार्ड लैंडिंग हुई है। नोज में कोई खराबी, यहाँ पर तकनीकी खराबी पाई गई और इसी दौरान लैंडिंग के दौरान गड़बड़ी सामने आई। हैदराबाद से फुकेत जा रही थी ये फ्लाइट जो आपने तस्वीरें देखी, लेकिन समय रहते सजगता के साथ में तमाम क्रू मेंबर्स और जितने भी यात्री थे तकरीबन 133 उन तमाम यात्रियों को बाहर निकाला गया। विमान का नोज गैल टूटा और ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि डरा देने वाली तस्वीरें। समय रहते यहाँ पर सूझबूझ के साथ में लैंडिंग हो जाती है और तमाम यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें अपने आप में डरा देने वाली है।